नमस्कार बच्चों। कल के वीडियो में मैंने शेयर किया था मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में। उसकी जो योजनाएं थी उसके बारे में। अब इसी क्रम में आगे हम आते हैं। कल हमने देख लिया था कि उन्होंने राजधानी परिवर्तन की जो पहली योजना की शुरुआत की थी वो किस तरीके से, उसका उद्देश्य क्या था, उसकी सफलता कितनी रही, क्या वहाँ के लोगों को कठिनाइयाँ उठानी पड़ी राजधानी परिवर्तन की वजह से। तो तात्कालिक रूप से तो यह योजना घोर विफल साबित हुई, किंतु इसका कुछ दीर्घकालिक प्रभाव लाभदायक था। जैसे संचार यातायात में सुधार हुआ, उत्तर दक्षिण भारत आपस में निकट आया, उनके सामाजिक धार्मिक संबंध स्थापित हुए। और दौलताबाद जो देवगिरी भी है वो सूफी संत उलेमा विद्वानों का एक बड़ा शहर बना। तो इस तरीके से और हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में लॉर्ड डलहौजी ने भी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में कलकत्ता से शिमला अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था। तो क्या हम नहीं कह सकते कि ये मोहम्मद बिन तुगलक उसका अग्रगामी था। अब आज बात करते हैं हम दूसरी योजना की, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, प्रतीक मुद्रा। ये 1929-30 में इसने स्टार्ट की थी और मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन के बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ की वो थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। अब इसमें क्या था, उसने क्या किया, तांबे और पीतल के मिश्र धातु यानी कांसा का सिक्का जारी किया और जिसका मूल्य चांदी के टंके के बराबर रखा गया। ठीक है। अब इसे तो एडवर्ड थॉमस ने उसे सिक्के बनाने वालों का सुल्तान और धनवानों का राजकुमार की उपाधि भी प्रदान की। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि उसने क्यों जारी की मुद्रा। तो बर्नी कहता है कि अपने खजाने को सुदृढ़ करना चाहता था और विदेशों पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किया। वहीं एक नेल्सन राइट है, वो कहता है कि 14वीं शताब्दी में भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, इसलिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को यह कदम उठाना पड़ा। आप देखिए किस तरह की प्रतीक मुद्रा जारी करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक नहीं था। चीनी शासक कुबलाई खां 1260 में कागज की मुद्रा चांद जिसने प्रारंभ की, और दूसरा फारस का सम्राट गाय खातू गजन खान ने 1293 में प्रतीक मुद्रा का प्रारंभ किया। यद्यपि गाय खातू तो अपने उद्देश्य में असफल रहा, किंतु कुबलाई खां पूर्णतः सफल हुआ। कहीं ना कहीं इन्हीं के देख इससे पहले भी जैसे इन्होंने प्रारंभ किया था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसी प्रतीकात्मक मुद्रा को जारी किया। यह योजना यद्यपि एक कुशल और दूरदर्शी राजनीतिक की सुंदर परिकल्पना में शामिल तो थी, किंतु दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ पे उसके कर्मचारियों का उसे सहयोग नहीं मिलता, जनता का सहयोग नहीं मिलता। उचित प्रबंधन और कठोर निष्पादन यानी छपाई के अभाव में सुल्तान का यह प्रयोग असफल रहा। व्यापारी और आम लोग इस नवीन प्रयोग को नहीं समझ सके। उनके लिए चांदी का अर्थ चांदी और तांबे का मूल्य तांबा ही था। प्रतीक मुद्रा का डिजाइन भी फिर इसने साधारण रखा। शाही टकसाल का एकाधिकार भी नहीं था। कहते हैं कि हर सोनार का घर तो टकसाल बन गया, सबने सिक्के छापने प्रारंभ कर दिए। तो इस तरह राज्य कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार, मानक सिक्कों का अभाव और जांच की व्यवस्था नहीं होने के कारण चारों ओर जाली सिक्के बनने लगे। बर्नी एक जगह लिखता है कि इस समय प्रत्येक हिंदू सुनार का घर टकसाल बन गया और शर्राफ का अधिकांश काम इस समय हिंदू करते थे। देहातों में खुतों और मुकदमों ने भू राजस्व का भुगतान तांबा और पीतल के इन जाली सिक्कों में करना प्रारंभ कर दिया। विदेशी व्यापारी भारतीय वस्तु को तो सांकेतिक मुद्रा में खरीद लेते थे, लेकिन अपना सामान इस मुद्रा में बेचने तो साफ मना कर देते थे। साधारण लोग भी चांदी के सिक्कों को छुपाकर जाली सांकेतिक मुद्रा का खुलकर प्रयोग करने लगे। परिणाम सह कुछ समय बाद ही सल्तनत का व्यापार और संपूर्ण अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। और जब इस तरह से उसको असफलता मिलने लगी तो दुर्भाग्य से हताश होके जो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका प्रचलन बंद करवा दिया और जारी किए गए तांबे और पीतल के सभी सिक्कों के बदले जनता को पूर्व प्रचलित चांदी के सिक्के ले जाने का आदेश दिया। बर्नी क्या लिखते हैं कि प्रतिदान हेतु लोगों द्वारा लाए गए किंतु सरकार द्वारा अस्वीकृत जाली सिक्कों का एक पहाड़ जैसा ढेर तुगलकाबाद किले के बाहर वर्षों तक पड़ा रहा। निष्कर्षतः प्रतीक मुद्रा की परिकल्पना भले ही कितनी दूरदर्शितापूर्ण हो, किंतु यह असफल हुई, जिससे अर्थव्यवस्था के साथ साथ सुल्तान की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को भी गहरा धक्का लगा। और इस तरह सल्तनत काल में पीतल के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन तुगलक ही था। अब अगली योजना में है इसका खुरासान अभियान। खुरासान एक जगह है। अलाउद्दीन खिलजी की भांति मोहम्मद बिन तुगलक भी एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। इस हेतु उसने इल्खानी मंगोलों के फारसी साम्राज्य का हिस्सा रहा खुरासान प्रदेश यानी तुर्कमेनिस्तान
को जीतने हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत 3.70 लाख सैनिकों की विशाल सेना का गठन किया। इस सेना का नाम भी खुरासानी सेना रखा गया। इसे 1 वर्ष का वेतन अग्रिम रूप से दे दिया सुल्तान ने। इस विजय के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक खुरासान के अतिरिक्त इराक, गजनी, कंधार इत्यादि प्रदेशों को भी जीतना चाहता था। अभियान को सफल बनाने हेतु मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के सुल्तान तथा समकालीन मंगोल शासक तर्माशारिन के साथ एक त्रिमैत्री संगठन बनाया। उस समय सुल्तान खुरासान का शासक अबू सैयद था। संधि की तो उसके कुछ समय बाद ही तर्माशारिन को उसके चचेरे भाई द्वारा शासक पद से हटा दिया गया, जिससे मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति में ही पूरी तरह से व्यापक बदलाव आ गया। मिस्र का झुकाव अब मोहम्मद बिन तुगलक के विपरीत खुरासान की ओर हो गया। फलतः इन विपरीत परिस्थितियों में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सेना भेजना घातक सिद्ध हो सकता था। परिणामतः खैबर दर्रा पार करने से पूर्व ही खुरासान विजय की योजना को त्याग दिया गया। इसका परिणाम भी सल्तनत के लिए दुर्भाग्यकारी सिद्ध हुआ। बर्नी लिखता है कि 1 वर्ष का अग्रिम वेतन देने के बाद भी सैनिकों का युद्ध विजय हेतु उपयोग नहीं किया गया। जब अगला वर्ष आया तो उनकी मोटी तनख्वाह हेतु खजाने में धन ही नहीं था। परिणाम से अधिकांश सेना भंग कर दी गई। अब इसके परिणाम क्या निकले? आर्थिक दृष्टि से ये योजना अत्यधिक हानिकारक सिद्ध हुई, क्योंकि इतनी विशाल सेना को 1 वर्ष का उदार और आकर्षक वेतन अग्रिम रूप से दिया गया था। सेना से निकाले गए सैनिक बेरोजगार हो गए, जिससे उनमें असंतोष, विद्रोह की भावना जागी। कालांतर में विद्रोही अमीरों और उलेमाओं आदि ने अपने हितों को साधने हेतु उपयोग किया। आम जन में सुल्तान की छवि धूमिल हो गई। अब इसके बाद इसकी जो अगली योजना थी, तो यहाँ देखिए कि जो सैन्य उसने बेचारे ने जो सेना को एक पहले से पूर्वगामी योजना को खाका तैयार किया, उसका किस तरीके से एक वर्ष का अग्रिम वेतन दे के उन्हें तैयार किया एक बड़े अभियान के लिए। उसकी बहुत दूरवर्ती सुदूरवर्ती योजना थी, किंतु उसकी दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ भी सुल्तान मात खा जाता है और वहाँ की परिस्थितियाँ, मध्य एशियाई जो परिस्थिति है वो पूरी तरह बदल जाती है और वो अभियान बीच में ही छोड़ना पड़ता है। अब अगली जो चौथा इसका वो जो इसकी योजना थी वो कराची अभियान है। 1333 से 34 ईस्वी में यह अभियान खुरासान अभियान के तुरंत पश्चात प्रारंभ किया गया। खुरासान सेना में से ही लगभग 1 लाख सैनिक कराची अभियान में भर्ती किए गए। कराची हिमालय की तराई में स्थित आधुनिक गढ़वाल कुमायूं क्षेत्र को कहा जाता है। इतिहासकार कहते हैं कि इस अभियान का उद्देश्य इस प्रदेश में चीनियों के बढ़ते प्रसार को रोककर सल्तनत का विस्तार करना था। इस अभियान में सुल्तान की सेना का नेतृत्व यानी सेनापति खुसरो मलिक था और उसने अपनी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन किया और निर्दिष्ट स्थान के बजाय तिब्बत की ओर आगे बढ़ गया। बर्फीली ठंड, घनघोर वर्षा और प्लेग जैसी महामारी से अचानक सेना के समक्ष कठिनाइयों के बादल मंडराने लगे। सेना फंस गई। घाटियों में फंसे इन शाही सैनिकों पर अंधाधुंध पहाड़ी लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और अंततः संपूर्ण सेना नष्ट हो गई। इब्न बतूता कहता है कि मात्र 3 और बर्नी के अनुसार मात्र 10 सैनिक की संपूर्ण विशाल सेना में शेष बचकर वापस राजधानी आ सके। परिणामतः सेनापति खुसरो मलिक की हठधर्मिता और अदूरदर्शिता के कारण अंततः सुल्तान का कराची अभियान भी दुखद रूप से असफल सिद्ध हुआ। अब आप यहाँ देखिए कि कराची अभियान का जो सुल्तान के द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किया गया बहुत ही अच्छा उद्देश्य था। वो चीनियों के विस्तार को रोकना चाहता था, किंतु कहते हैं ना कभी कभी अब उसे सरकारी कर्मचारी का अपने ही सेनापति का साथ नहीं मिला। उसने सुल्तान की आज्ञा को उल्लंघन किया और अपनी मनमर्जी चलाई और वहाँ से मात खा के वापस आया। अब आज देखिए कि 5वां नगरकोट की विजय इसने कराची अभियान की असफलता के दंश से प्रेरित होकर बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने पहाड़ी प्रदेश के सभी शासकों को पराजित कर उन पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। इस कार्य में बहुत हद तक सफल भी साबित हुआ। कराची विजय के बाद मोहम्मद तुगलक इस क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता थी हिमाचल प्रदेश में स्थित कांगड़ा की पहाड़ियों में नगरकोट के राजपूत शासक को पराजित करना। इस क्षेत्र को जीतने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक मोहम्मद बिन तुगलक ही था। नगरकोट अभियान के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ने धनदान से परिपूर्ण ज्वालामुखी मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया था। अंततः इस क्षेत्र के लगभग सभी शासकों को सुल्तान ने अपना कर्ज बना लिया। अब आज की इसकी योजनाओं में इतना ही। इसकी जो अन्य योजना जैसे दुआ में कर दी वो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।